हर साल हमारा ग्रह थोड़ा गर्म होता जा रहा है। बर्फ के ढाने से समुद्र स्तर बढ़ते हैं और मौसम और भी चरम हो जाता है। सूखा, बाढ़, तूफान जैसे घटना देखने को मिल रही है। समुद्र में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ने से समुद्र का पीएच कम हो रहा है, जिससे मेरीन क्रिएचर का सेल डिजोल्व हो रहा है। पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिससे गर्मी की लहरें बढ़ रही है। लोगों में कई तरह की बीमारियां फैल रही है, जिससे भारी मात्रा में लोग मारे जा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण से कई संक्रामक बीमारियां फैल रही है, जैसे डेंगू, मलेरिया, हैजा, डायरिया जैसी कई बीमारियां शामिल है। भारी मात्रा में लोग इससे मारे जा रहे हैं, लेकिन असली कारण क्या है और क्या कर सकते हैं हम? करेंगे इन सारे बातों के बारे में डिटेल से चर्चा, साथ ही करेंगे प्रभाव और समाधान की बातें। बने रहिए मेरे साथ। Global warming, climate change, and the planet gets warmer and warmer. ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि पृथ्वी का औसत सतही तापमान में दीर्घकालीन वृद्धि। यह गर्मी मुख्य रूप से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैस के संचयन के कारण है, जो कि सूर्य की गर्मी को फंसाकर ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है। हमारा पृथ्वी ना धीरे धीरे गर्म हो रहा है और ये बदलाव ना कोई सामान्य नहीं है। आपने पिछले कुछ वर्षों से महसूस भी किया होगा कि जितनी गर्मी पहले पड़ती थी, उससे कहीं ज्यादा गर्मी आज पड़ती है। इनफैक्ट गांव में तो पहले बिजली भी नहीं हुआ करती थी, किसी के घर में फैन भी नहीं हुआ करता था। फिर भी पिछले 8 सालों का तुलना करें अभी से, तो आपको पता चलेगा और आपको महसूस होगा कि आज कहीं ज्यादा गर्मी पड़ती है उस वक्त के तुलना में। जबकि आज गाँव में भी बिजली की सुविधा है, हर घर में फैन है, फिर भी आज गर्मी ज्यादा पड़ती है। और इन गर्मी में कहीं 10 मिनट के लिए भी बिजली गुम भी होती है तो मानो गर्मी से जान ही निकल पड़ती है। अब देखिए, ग्लोबल वार्मिंग शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले 1975 में वालेस ब्रोकेर ने किया था। तब उन्होंने इस बात की भविष्यवाणी की थी कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा। हालांकि 1820 में ही वैज्ञानिकों ने अर्थ के जलवायु में ग्रीन हाउस गैस का अध्ययन करना शुरू कर दिया था। वास्तव में जब औद्योगिक क्रांति आया ना, तब से हम मनुष्य फॉसल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करना शुरू कर दिया। तब से पृथ्वी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा है कि सबसे गर्म साल 2024 रहा और अब तक का सबसे गर्म 10 साल पिछले दशकों में ही रिकॉर्ड किया गया। इतिहास में जब भी धरती का तापमान बढ़ा है, इसके परिणाम स्वरूप विनाशकारी मौसम और बड़े पैमाने पर एक्सटेंशन हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी का तापमान पहले कई बार बढ़ चुका है? लेकिन आश्चर्य की बात है कि आज जिस रफ्तार में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है ना, वो इतिहास के किसी भी काल से 10 गुना ज्यादा बढ़ रहा है। अब तक पृथ्वी के इतिहास में 3 बड़े गर्म दौर आए हैं, जिसमें कि पहला है लगभग 252 मिलियन साल पहले, जिसे कि पार्मियन ट्रायसिक विलुप्तीकरण कहते हैं। यह घटना पृथ्वी की इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी विलुप्तीकरण घटना थी, जिसमें 90% से अधिक प्रजातियां विलुप्त हो गयी। इसमें 96% समुद्री और 70% जमीनी प्रजातियां विलुप्त हो गयी थी। पृथ्वी पर इतनी बड़ी संख्या में जीवों का विलुप्ति का कारण यह रहा कि समुद्र के तापमान में वृद्धि हुई, लगभग 51 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास वृद्धि हुई थी और ऑक्सीजन की मात्रा में भारी कमी हुई थी। इसके पीछे का कारण यह बताया जाता है कि साइबेरियन ट्रैप्स ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा था। दूसरा गर्म दौर आया 56 मिलियन साल पहले, जिसे कि PETM, पैलियोसीन इयोसीन थर्मल मैक्सिमम कहते हैं। टेम्परेचर इतना बढ़ा था कि ध्रुव पर यानी कि जहाँ आज बर्फ ढका रहता है, वहाँ जरा भी बर्फ नहीं था। जहाँ आज पोलर बियर घूमते रहते हैं, वहाँ मगरमच्छ तैर रहा था। PETM के दौरान भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैस, जो कि बाद में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ऑक्सीकृत हो गई थी, वायुमंडल में फैल गया था। हालांकि वैज्ञानिकों ने पता नहीं लगा पाया कि उत्सर्जन का कारण क्या था। उस समय अर्थ का टेम्परेचर में 5 से 8 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई थी और वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर यह परिवर्तन आज के टाइम पे होता है तो मानव सभ्यता ही नष्ट हो जाएगा। उस समय इससे 50% समुद्री जीव विलुप्त हो गए। और तीसरा बड़े गर्म दौर रहा 900 से 1300 ईस्वी में, मध्ययुगीन गर्म काल। अब देखते हैं कि तापमान बढ़ने से क्या क्या विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। समुद्र का स्तर बढ़ता है, जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, ग्लेशियर और बर्फ की चादर पिघलने लगती है, जिससे यह पिघला हुआ पानी समुद्र में मिलता है और समुद्र का जलस्तर बढ़ता है। साथ ही जब पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है तो समुद्र का भी टेम्परेचर बढ़ता है और पानी गर्म होता है। जब ये पानी गर्म होता है तो पानी फैलता है, जिससे उसका आयतन बढ़ता है और समुद्र स्तर ऊपर उठता है। पिछली बार जब पृथ्वी का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा था तो समुद्र का पानी 6 मीटर ऊपर आ गया था। टेम्परेचर बढ़ने से बहुत सारे जीव मारे जाते हैं, जिससे जैव विविधता का नुकसान होता है। मानव सभ्यता पर संकट आता है, भीषण सुखाड़ और गर्मी पड़ता है, कृषि चौपट होता है। इतिहास बताता है कि गर्मी से अनाज की पैदावार घटी और अकाल पड़े। साथ ही युद्ध और पलायन जैसी स्थिति होती है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि सीरियाई गृह युद्ध भी भीषण सुखाड़ के कारण से ही हुआ। हाल ही में 2006 से 2011 तक सीरिया में भीषण सुखाड़ पड़ा, जिससे देश के 60% हिस्सों में फसल बर्बाद हो गई और बहुत सारे जानवर मारे गए। सूखा के कारण से सीरिया में 1.5 मिलियन लोग विस्थापित हुए। सूखे ने सामाजिक आर्थिक तनाव को बढ़ावा दिया, जिससे लोगों को शासन के खिलाफ विरोध करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो कि धीरे धीरे गृह युद्ध में बदल गया। आज के दौर में इंसान की गतिविधियां धरती के संतुलन को बिगाड़ रही है। फैक्ट्रियां, गाड़ी और बिजली घरों से निकलने वाला धुआं वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैस को बढ़ा रहा है। कोई भी फॉसल फ्यूल जलता है यानी भारी मात्रा में वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, जो कि वातावरण में मिलता है। जिस बिजली घरों में कोयला या गैस से बिजली बनाई जाती है, वहाँ हर सेकंड टन भर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। खास करके थर्मल पावर प्लांट ये दुनिया के सबसे बड़े CO2 उत्सर्जक है। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 271 थर्मल पावर प्लांट इंडिया में है। इन 271 थर्मल पावर प्लांट में 138 थर्मल पावर प्लांट पब्लिक सेक्टर में है।
शेष बचे 133 थर्मल पावर प्लांट प्राइवेट सेक्टर में है। इन संयंत्रों की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अराउंड 217.5 गीगावाट है। लेकिन दूसरी तरफ यह भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज करता है। एनटीपीसी विंध्याचल भारत का बिगेस्ट पावर प्लांट है। इसकी क्षमता 4.76 गीगावाट है। क्लाइमेट ट्रेस के उपग्रह के डेटा के अनुसार इसने अकेले 2022 में लगभग 25 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज किया। इसके साथ ही ये वर्ल्ड के टॉप 10 पॉल्यूटर में आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है वनों की कटाई। जब वन को काटा जाता है तो पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करने की क्षमता खो देता है। इससे होता यह है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाती है। अब देखिए, होता यह है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ भी रहा है तो कोई खास दिक्कत नहीं थी। अगर वनों की संख्या ज्यादा होती तो ये वन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित कर लेता। बट अभी हो यह रहा है कि जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ता है उनकी मात्रा बढ़ते जा रही है। जैसे मोटर व्हीकल, थर्मल पावर प्लांट, फैक्ट्रियां, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित कर सकता है पेड़, उनकी मात्रा घटते जा रही है। अब कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लोबल वार्मिंग का क्या संबंध है? तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड ना पृथ्वी के ऊपर एक ब्लैंकेट जैसे काम करता है, जो हीट रेडिएशन को अब्सॉर्ब करता है, हीट रेडिएशन को बाहर नहीं जाने देता है। यह पृथ्वी के वातावरण में गर्मी को फंसा कर रखता है। इसका काम बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे एक कंबल शरीर के गर्मी को बाहर नहीं जाने देता है। ये काम कैसे करता है, इन्हें अच्छे से देखते हैं। जब सूरज की किरणें धरती पर पड़ती है तो उनमें ज्यादातर ऊर्जा धरती सोख लेती है। धरती इसी ऊर्जा को फिर से इंफ्रारेड किरणों के रूप में वापस अंतरिक्ष में भेजती है। लेकिन वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड इन इंफ्रारेड किरणों को सोख लेती है और फिर कुछ गर्मी वापस धरती की ओर भेज देती है। इससे धरती की सतह की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती है और तापमान बढ़ता है। इसी प्रोसेस को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अस्थायी गैस है। यह जल्दी से नष्ट नहीं होता है और CO2 एक बार वातावरण में छोड़ दी जाती है तो वह सैकड़ों साल तक वहीं बनी रह सकती है। It wouldn't be such a problem if carbon dioxide had a small life. But the fact is, carbon dioxide lives for over 100 years. ये अगर आप देखिए, एटमॉस्फेरिक CO2 की मात्रा 1950 से लगातार बढ़ता गया। ये वही वक्त है जब पूरे दुनिया में इंडस्ट्रियल वर्क डेवलप हुआ और आज की तारीख में पूरे दुनिया का औसत तापमान लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है। यह बढ़ोतरी औद्योगिक क्रांति से पहले की तुलना में मापी गई है। वास्तव में हुआ यह कि औद्योगिक क्रांति के बाद इंसानों ने ज्यादा मात्रा में कोयला, पेट्रोल और डीजल को जलाना शुरू किया। इससे वातावरण में ग्रीन हाउस गैस CO2 बढ़ गई और आज की स्थिति यह है कि औसत तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस से अधिक तक बढ़ चुका है। आर्कटिक क्षेत्र में यह 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है। ऐसा ही हीट इफेक्ट देखने को मिलता है साउथ अफ्रीका, जापान और नॉर्थ अमेरिका में। इस बार 7 अप्रैल 2025 को ही इंडिया में IMD ने फर्स्ट हीट वेव अलर्ट कर दिया। इस वर्ष अप्रैल में ही राजस्थान रेड अलर्ट पर था। फलोदी शहर का तापमान पहले से ही 43.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका था। राजस्थान का बाड़मेर में 7 अप्रैल को ही अधिकतम तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था और कच्छ का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस था। नवंबर 2018 में जब ऑस्ट्रेलिया के कुछ भागों में टेम्परेचर बढ़कर 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में चमगादड़ की एक प्रजाति स्पेक्ट्रेन फ्लाइंग फॉक्स की बड़े पैमाने पर मौत हुई थी। जैसे कि इस वीडियो में देखिए, हर जगह ये मरे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वहाँ के जंगल का वीडियो है। टेम्परेचर बढ़ने से होता यह है कि बहुत सारे जीव खतरे में आ जाते हैं, बहुत सारे जीव मारे जाते हैं। जब भी ऐसी स्थिति आती है तो बहुत सारे जीवों में ऐसी समस्या होती है कि उनका सिर्फ फीमेल या तो मेल ही बच्चे जन्म लेते हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग के कारण से एक टाइम पे रेप्टाइल का सिर्फ मेल या फीमेल ही बच पाएगा, जिससे ये स्पीसीज खतरे में आ जाएगा। जैसे कछुए के अंडे को 27.7 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखिए तो वो मेल बन जाएगा और हाई टेम्परेचर पर रखिए तो वो फीमेल बन जाएगा। इससे होगा ये कि एक टाइम पे कुछ स्पीसीज का सिर्फ मेल या फीमेल ही नजर आएगा, तो रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा और इनका जनरेशन आगे नहीं बढ़ पाएगा। देखिए, चुनौतियां गंभीर है, लेकिन यदि हम सभी मिलकर कदम उठाएं तो समाधान संभव है। सबसे पहले तो ये हो सकता है कि नवीकरणीय ऊर्जा, सोलर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा का प्रयोग करें। इनको बढ़ावा दे ताकि जो जीवाश्म ईंधन है उनका प्रयोग को रिड्यूस कर सके। भारी मात्रा में पेड़ लगाना है जो कि वायुमंडल से CO2 को हटाने में मदद करता है। सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करे, इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रयोग करे, फॉसल फ्यूल पर निर्भरता कम करे। सरकार को भी प्रभावी जलवायु नीति लागू करनी चाहिए। हर छोटा से छोटा कदम मायने रखता है। हमारा भविष्य हमारे हाथों में है।